स्टोनमैन। सोचो, एक ऐसा किलर जो पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, लेकिन पुलिस की मोस्ट कंफ्यूज लिस्ट में भी था। नाम था स्टोनमैन। 1985 से 1988 तक मुंबई की सड़कों पे एक्टिव था। उसने 12 लोगों की लाइफ पे फुल स्टॉप लगा दिया। विक्टिम्स हमेशा वही लोग थे जो सड़क के किनारे सोते थे, गरीब लोग, कचरा बिनने वाले। और उसका वेपन क्या था? कोई फैंसी चाकू या गन नहीं, सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर। सस्ता भी, पोर्टेबल भी, और काम भी एक ही झटके में खत्म। एकदम बजट फ्रेंडली सीरियल आर्टिस्ट। सीन ऐसा होता है, आदमी बेचारा सो रहा है और स्टोनमैन कहता है गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और बस ठक, पत्थर से उनका सिर कुचल देता है। अब उनकी पहचान मुश्किल, पुलिस भी मुश्किल में, और केस तो और भी मुश्किल। पर 1988 में ये हॉरर शो बंद हो गया। सब सोच रहे थे कि चलो छुट्टी मिली, लेकिन 1989 में कैलकाटा से खबर आई इसका पार्ट 2 रिलीज हो गया भाई। बिल्कुल सेम तरीके से वहां भी किलिंग्स शुरू हो गई। ना कोई आई विटनेस, ना कोई एविडेंस, और ना ही कोई स्केच। मतलब पुलिस के पास भी एक ही क्लू था, एक बड़ा सा पत्थर। एक एस्टिमेट के हिसाब से 35 से 40 लोग उसका शिकार बने, और आज तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। लोगों की थ्योरीज भी मस्त हैं। कोई कहता है वो मेंटली इल था, कोई कहता है उसका कॉपीकैट किलर कलकत्ता में था, और पुलिस कहती है भाई हम तो अभी भी सोच रहे हैं कि पत्थर कितना बड़ा था। खैर, सच क्या है ये अब तक राज ही है। अमरजीत। सोचो, जब 8 साल के बच्चे स्कूल में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना रहे थे, तब एक बच्चा 3 लोगों को गुड नाइट कर चुका था, वो भी परमानेंट वाला। साल 2006, बिहार। एक मासूम सा दिखने वाला बच्चा, अमरजीत, देखने में तो इनोसेंट, लेकिन अंदर से पूरा क्राइम डॉक्यूमेंट्री का सब्जेक्ट। उसने सबसे पहले अपनी 6 महीने की बहन को खत्म कर दिया, फिर कुछ ही समय बाद अपने 9 महीने के चचेरे भाई को भी, और तीसरा शिकार पड़ोस में रहने वाली 6 महीने की बच्ची, जिसे सुनसान जगह पर पत्थर से कुचल दिया। जब उसे गांव वालों ने पकड़ा और पुलिस को बुलाया, तो पुलिस भी शॉक्ड रह गई। अरे भाई, ये क्रिमिनल है, इसकी तो भी कार्टून देखने की उम्र है। लेकिन अमरजीत के चेहरे पर ना कोई पछतावा, ना कोई डर, बस एक ब्लैंक साइकोपैथ मोड एक्सप्रेशन। साइकेट्रिस्ट ने भी साफ कहा बच्चा फ्यूचर में फुल टाइम साइको बन सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम थी, उसे जेल नहीं बल्कि बाल सुधारगृह भेजा गया, और 2016 में वो बाहर भी आ गया। तो आज वो कहीं भी हो सकता है, शायद यूट्यूब पर यही वीडियो देख रहा हो, या फिर आपके बिल्कुल पास बैठा हो। साइनाइड मल्लिका, इंडिया की पहली महिला सीरियल किलर। असली नाम केडी केम्पम्मा, लेकिन दुनिया उसे बुलाती थी साइनाइड मल्लिका। लोकेशन कर्नाटक, और ज्यादातर तो महिलाएं ही उसके टारगेट पर रहती थी। उसकी बड़ी ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी, मंदिर में औरतों से दोस्ती करो, फिर उनकी प्रॉब्लम सुनो, और फिर सॉल्यूशन के नाम पर स्पेशल पूजा कराने का झांसा दे दो। कंडीशन बस इतनी रखती थी कि अच्छे कपड़े और अच्छे गहने पहनकर आना, फिर होता था असली खेल शुरू। वो प्रसाद में साइनाइड मिलाकर देती थी, और जैसे ही सांसें रुकती, मल्लिका आराम से गहने और पैसे लेकर भाग जाती थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने 6 औरतों की जिंदगी खत्म की, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स मानते हैं कि नंबर 13 तक हो सकता है। कई केसेस तो डायरेक्टली उससे लिंक ही नहीं हो पाए, क्योंकि बॉडीज पर चोट के निशान तक नहीं होते थे, और कुछ मामलों को तो पुलिस ने सीधा सुसाइड मान लिया था। अंत में मल्लिका पकड़ी गई और उसे डेथ सेंटेंस मिला, लेकिन बाद में उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। और हाँ, उसकी कहानी पर क्राइम शोज, पॉडकास्ट, और यहाँ तक कि मूवीज भी बन चुकी हैं। कहानी का मॉरल, अगर कोई आपको ज्यादा ही एक्स्ट्रा फ्रेंडली लगे तो बच के रहना, और उसकी दी हुई कोई भी चीज मत खाना, सेफ रहोगे। निठारी कांड, 2005-2006, नोएडा के पास एक छोटा सा गांव निठारी। यहाँ अचानक बच्चे और लड़कियां एक एक करके ऐसे गायब होने लगी जैसे किसी हॉरर वेब सीरीज का पहला एपिसोड शूट हो रहा हो। गांव वाले चीख चीख कर पुलिस से शिकायत करते रहे, लेकिन पुलिस देखते हैं मोड में पड़ी रही। फिर जब प्रेशर और बढ़ा और सर्च हुई, तो घर के पास वाले नाले से जो निकला उसने पूरे देश को हिला दिया। मानव कंकाल, हड्डियां और बॉडी पार्ट्स। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 16 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी वहीं खत्म कर दी गई थी, और हाँ, उनके साथ भयानक शोषण भी हुआ था। घर के मालिक मुनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली पर आरोप लगे। कहानी और भी डरावनी तो तब हुई जब पुलिस ने बताया कोहली बच्चों को बहला फुसलाकर घर के अंदर लाता, फिर उन्हें मारकर टुकड़े टुकड़े कर देता। और शौक की सीमा तो तब टूट गई जब ये एंगल सामने आया कि वो सिर्फ हत्यारा ही नहीं, नेक्रोफिलिया जैसी मेंटल इलनेस का भी पेशेंट था। मतलब बच्चों को जिंदा रहते तो शोषण होता ही था,
और मरने के बाद भी उनका शोषण होता था। पुलिस की लापरवाही पर पूरा देश गुस्से में था। लोग कहने लगे इतनी शिकायतों के बाद भी पुलिस अंधी बहरी क्यों बनी रही। नतीजा ये हुआ कि कई ऑफिसर सस्पेंड हुए और कुछ को तो सीधे नौकरी से ही बाहर कर दिया गया। केस आखिरकार सीबीआई के हवाले हुआ। सीबीआई ने साफ कहा सारे मर्डर कोहली ने किए हैं और ओनर मुनिंदर का रोल सस्पिशियस है। दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन ट्विस्ट आया 2023 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। कारण दिए कि पहला, पर्याप्त सबूत नहीं थे। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह फ्लॉड थी, एविडेंस सही प्रोसीजर से कलेक्ट नहीं हुए। तीसरा, फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स का उल्लंघन हुआ। चौथा, और मुनिंदर को मर्डर से जोड़ने वाला डायरेक्ट एविडेंस ही नहीं था। कई लोगों का मानना है कि नौकर को आसानी से बलि का बकरा बना दिया गया और पूरे मामले में बाकी एंगल्स कभी देखे ही नहीं गए। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला, लेकिन वहां भी रिजल्ट वही सेम। दोनों को नवंबर 2025 में बरी कर दिया गया। मतलब ये हो क्या रहा है भाई? उतने सारे बच्चों के साथ जाती हुई जाने गई, लेकिन उसको जिम्मेदार कोई नहीं। इस कहानी का मॉरल, क्राइम थ्रिलर देखने से अच्छा कभी कभी अखबार पढ़ लिया करो, क्योंकि इंडिया में रियल लाइफ थ्रिलर सीरीज हर रोज बन रही होती है। चंद्रकांत झा, बुचर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का नाम आपने दिलवालों की दिल्ली सुना होगा, लेकिन यह बंदा अपने कांड से उसको बुचर की दिल्ली बना रहा था। वेस्ट दिल्ली यूपी बिहार से आने वाले माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करते हुए चंद्रकांत झा शुरुआत में बड़ा ही हेल्पफुल अंकल टाइप लगता था। खाने की सुविधा, रहने की जगह और काम भी दिलवाता था। पर फिर धीरे धीरे उसका असली बुचर मोड ऑन हो गया। वो उन पर झूठ बोलने, चोरी करने या नॉन वेज खाने का आरोप लगा देता था। और फिर चंद्रू भाई का जजमेंट डे शुरू हो जाता था। वो सीधा उनका गला दबा देता और बाद में उनके थोड़े थोड़े करके दिल्ली के कोने कोने में फेंक देता था, स्पेशली तिहाड़ जेल के आसपास। मतलब हाँ भाई, सीधा कानून के पास पार्सल डिलीवरी। और सिर्फ पार्सल ही नहीं, एक नोट भी, जैसे अपना ही कैच मी इफ यू कैन का हिंदी वर्जन बना लो। उसका कहना था कि उसने 18 लोगों को खत्म किया, पर कोर्ट ने सिर्फ 3 केस में ही दोषी माना। एक्चुअली में वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट था। मतलब सिंपैथी और रिग्रेट उसकी डिक्शनरी के शब्द ही नहीं थे। अपने हिसाब से तो वो लोगों का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफाई कर रहा था। हाँ भाई, प्यूरिफिकेशन बाय चाकू और बुचर स्टाइल। 1998 में पहली बार अरेस्ट किया गया था, लेकिन सबूत ना होने के कारण 2002 तक फ्री हो गया। 2007 में दोबारा अरेस्ट हुआ और 2013 में 3 मर्डर्स में गिल्टी। डेथ पेनाल्टी भी मिली, पर इंडिया में डेथ पेनाल्टी का सीन आपको पता ही है, बदल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई। फिर 2023 में वो पैरोल के बहाने बाहर आया और फिर से भाग गया, लेकिन जनवरी 2025 में दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा भी गया। चंद्रकांत झा के ब्रूटल तरीके और पुलिस को खुलेआम चैलेंज करने का स्टाइल लोगों के दिमाग में ऐसा खौफ भर गया कि दिल्ली के माइग्रेंट वर्कर्स भी सोचने लगे, काम मिले ना मिले, जिंदा वापस घर पहुंच जाए, वही बहुत है। रमन राघव, साइको रमन। मुंबई का नाम सुनते ही आजकल लोगों के दिमाग में बॉलीवुड, वड़ा पाव और सीलिंग का आता है, लेकिन 1960s में यह सिटी एक और चीज के लिए फेमस हो गई थी। एक ऐसे आदमी के लिए जो जैक द रिपर इंडियन वर्जन बन गया था। नाम था रमन राघव, पर दुनिया से जानती है साइको रमन के नाम से। ये बंदा तमिलनाडु से आया था और मुंबई में सेटल हो गया। 1950s और 60s के बीच उसने आदमी, औरत, बच्चे सबको अपना टारगेट बनाया। और तरीका एकदम सिंपल और साइलेंट। लोहे की रॉड, बड़ा पत्थर या जो भी भारी ऑब्जेक्ट हाथ आ जाए, उससे सीधा सर पर अटैक। उसका कोई लूटने का इंटरेस्ट जीरो, दुश्मनी जीरो, मतलब बस शौक के लिए मर्डर स्प्रे। उसके हिसाब से तो उसने 40 लोगों को खत्म कर दिया था। मिड 60s में एक बार अरेस्ट भी हुआ, पर लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में छोड़ दिया गया। और जैसे ही रिलीज हुआ, फिर से शुरू हो गया मुंबई मर्डर मैराथन 2.0। 1968 में पुलिस ने रमाकांत कुलकर्णी के अंडर एक टीम बनाई और इस साइको के पीछे लगा दी, और सब इंस्पेक्टर एलेक्स ने उसे फाइनली पकड़ लिया। फनी पार्ट, ये अपना कन्फेशन तभी देता था जब उसको चिकन करी मिलती थी। मतलब मानूंगा कि मैंने मर्डर किया, बस थोड़ा राइस और चिकन करी पहले देने का। डॉक्टर्स ने उसको क्रोनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट बताया, लेकिन रमन का खुद के बारे में कुछ और ही सोचना था। भगवान ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया था कि बुराई खत्म करो। प्रॉब्लम ये थी कि उसके दिमाग में हर दूसरा इंसान बुराई ही लगता था। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई, लेकिन मेंटल इलनेस की वजह से सेंटेंस बदलकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। 1995 में जेल के अंदर ही इस साइको को फुल स्टॉप लग गया। उसका खौफ ऐसा था कि उसके टाइम में मुंबई की नाइट लाइफ लिटरली बंद हो गई थी। लोग सोचते थे भैया रात को बाहर जाने से बेटर है कि घर पर ही सो जाओ, वरना साइको रमन फ्री होम डिलीवरी दे देगा।
खैर, आपको अगर इस तरह के और साइको लोगों के बारे में पता हो तो कमेंट में पोस्ट करें, और या प्लीज शेयर कर दो, बहुत मेहनत लगती है इसमें। और प्लीज सब्सक्राइब भी करके जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दो। तब तक आप ये वीडियो देखो। टिल देन बाय, जल्दी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।